हेलो दोस्तों, आज मैं यूपीएसआई जो घटना चक्र की बुक आती है उसमें संविधान का दो पार्ट दिया है, एक मूल विधि, एक संविधान। मैं संविधान का जो उसमें दूसरा पार्ट दिया है खंड ख करके मैं उसके मतलब उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं इसकी जितने भी चैप्टर हैं उसके थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा। फिर यूपीएसआई में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं उसको कराऊंगा। तो आज से मैं एक ये सीरीज संविधान का शुरू करने जा रहा हूँ और आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। यूपीएसआई में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएसआई में संविधान के क्वेश्चन कुछ डिटेल बेस आ रहे हैं। अब ये पढ़ लेंगे तो आपको लगभग अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है संविधान का उद्देश्य। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अथवा प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा हमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। देखिए, यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो बहुत बढ़िया आप अच्छे से कर सकते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के भाग 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद में क्या है कि राज्यों का संघ, यानी भारत अर्थात इंडिया यानी राज्यों का एक संघ होगा। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू हुई है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू हुई है, तो हम भारत के लोग। भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारे भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य से यही मतलब है कि हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है और तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। अब कुछ जो हमारे नेता थे और जो उन्होंने अपने कुछ बात कथन कहे के एम मुंशी ने कहा है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहता है। ये कभी कभी पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वो संवैधानिक उपचारों को, ये आर्टिकल 32 के तहत है। कभी कभी पूछ लेता है किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत है। बोम्बई बनाम यूनियन
ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ये वाद याद रखिएगा, ये वाद पूछ लेगा, क्योंकि यूपीएसआई में ज़्यादातर वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन वाद किससे रिलेटेड है, ये काफ़ी क्वेश्चन देखा गया है, पूछा गया है। तो वाद याद रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये वाद जो मैंने बताया, ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में दिया गया नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया राज्य तथा केंद्र दोनों द्वारा शुरू की जा सकती है। यूपीएसआई देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन संबंधित है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 3 के तहत आता है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता हो तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में चला गया हो तो उसकी नागरिकता रद्द कराई जा सकती है, ठीक। यूपीएसआई में आया है कि संविधान के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता हो, यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि अगर संविधान मेरा एक संविधान है, इसी संविधान के अनुसार लोकतंत्र हम भारत एक लोकतंत्र है। तो भारतीय संविधान के यदि कोई नागरिक संविधान की प्रतिष्ठा नहीं दिखाता है, उसका या तो प्रतिष्ठा नहीं दिखाता या गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में चला गया तो इसकी नागरिकता जो है रद्द की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार किस में आता है, भाग 3 में आता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार वाद योग है, जबकि नीति निषेधक वाद योग नहीं है। अगर मौलिक अधिकार जो भी हमारे संविधान में लागू है उस पर अगर कोई चीज़ हस्तक्षेप होता है या किसी भी तो को हस्तक्षेप होता है या कुछ भी होता है तो वो मेरा मौलिक अधिकार है। हम उसको जाके न्यायालय में जनहित याचिका जो बनी, जनहित याचिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें हम जाके उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन नीति निषेधक अवाद योग है, इसमें ऐसा नहीं होता है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक है, अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में मूल अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। मतलब अनुच्छेद 358 एवं 359 मूल अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से
असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। ये ध्यान रखिए, जितने आर्टिकल हैं इनको याद रखिएगा। ये डायरेक्ट कभी कभी आर्टिकल पूछा जाता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, तो अनुच्छेद 14 के तहत आता है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े उन नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह अनुच्छेद 15(3) में समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बनता है। ठीक। अनुच्छेद 16 ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 पूछ लेता है कभी कोई, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के तहत होता है, तो अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। अस्पृश्यता संविधान में इसकी भाषा अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19(1) जितनी मैं अनुच्छेद इसमें बता रहा हूँ ये याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं बनता कि अनुच्छेद 19 क्या है। अब ये पूछ लेता है अनुच्छेद 1 का में क्या है, अनुच्छेद 1 घ में क्या है। इस तरह से क्वेश्चन अब आते हैं। थोड़ा पेपर अगर टफ बनाता है तो इसी तरह के क्वेश्चन रखते हैं। आप इन अनुच्छेदों के खासकर मूल अधिकार हुआ, आपकी का मूल कर्तव्य हुआ, इनसे बहुत ही खासकर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये इस पे आर्टिकल से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके। अनुच्छेद 19(1) का वाक, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। सर्वोच्च न्यायालय का व्याख्या के अनुसार प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था इसी के अंतर्निहित है। ठीक। अनुच्छेद 19(1) ख में क्या है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग क्या है, संघ या संगठन निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 घ क्या, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अंग क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा ये सब। अनुच्छेद 1(6) क्या है, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंध के अधीन है। मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंध के अधीन है। जो संविधान में जो नियम लागू हैं इसके अधीन आपको असीम इसी के अंदर आपको काम करना है। ठीक। और संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, दंड से संबंधित क्वेश्चन है ये।
ये आर्टिकल में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में ये याद रखिएगा बात, और इससे कौन सा रिलेटेड बात है ये भी ध्यान रखिएगा। तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि चिकित्सा सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 जो है एक जीवन का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो मेरी चिकित्सा की सहायता यानी अगर कोई शख्स बीमार होता है या कुछ भी होता है तो वो चिकित्सा सहायता ले सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहती है कि उसके जीवन का अधिकार है, ये कर सकता है, ले सकता है वो। अतः चिकित्सा के पेशे से जुड़े प्रत्येक सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियात्मक और औपचारिकता की प्रतीक्षा के लिए बिना घायल नागरिक को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। अब देखिए, आज कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है समझ लीजिए, उसमें आर्टिकल 21 लागू होती है, क्योंकि आज कोरोना की वजह से कई लोग संक्रमण हो रहे हैं, तो वो अपनी आर्टिकल 21 के तहत वो अस्पतालों में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, उसका वो कर सकते हैं, ये इसके लिए वो तंत्र है। न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में समानता प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संक्रमण प्रदान किया गया। और देखिए, ये सब ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध के संक्रमण की संरक्षण। अनुच्छेद 23, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो अनुच्छेद, एक 23 एक 24। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष के कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान के काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अगर 14 साल के कम उम्र का बच्चा है तो आप उसको कारखानों में, खान में आप काम नहीं करवा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार आर्टिकल 25 में, अनुच्छेद 25 में है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विवेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान है। ये देखिए, अगर आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो उसके आर्टिकल 32 के तहत वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। और इसी को अभी आपने पढ़ा था कि अम्बेडकर जी ने इसे अम्बेडकर जी ने इसे आप एक मिनट
आपको बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की क्या कहा? आत्मा कहा है। ये मैं आपको बार बार दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि इस सब क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो यही संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के, एक मिनट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का उपबंध इस अधिकार के बिना वास्तव में मौलिक अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में आप आर्टिकल 226 के तहत उपचार प्रदान कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का आरोही क्रम इस प्रकार है, याद रखिएगा। आरोही क्रम इसका: समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, ये क्वेश्चन इस आरोही क्रम में पूछे गए हैं यूपीएसआई में। इस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, तो इस तरह के अब क्रम बैठाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह की याद रखिएगा कि पहले समानता का अधिकार आता है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि एक मूल अधिकार है। ये ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान, पहले ये संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन फिर इसको इन्होंने 84वें संविधान 1978 के पश्चात इसको संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब इसको विधिक अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 205 के तहत नागरिकों को प्रदान किया जाता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है, जिसे ये सूचना का अधिकार किसके कार्यकाल में लागू किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम उस समय थे, उन्होंने इसको लागू किया था। मतलब उन्होंने साइन किया था। राष्ट्रपति की साइन जरूरी होती किसी अधिनियम को बनने में। ठीक, ओके। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णायक अनुसार सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 1 क में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार भी है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 202 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये भी याद रखिएगा, ये पूछता है कि किस संशोधन द्वारा राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। तो 6 से 14, ये सब क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हुए हैं। इस अनुक्रम में शिक्षा के अधिकार अधिनियम
2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम 2009 में बना, लेकिन ये लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को। लागू जब पूछेगा तो आप 1 अप्रैल 2010। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या वाह आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु ये बहुत अच्छे रखिएगा, ध्यान रखिएगा, परंतु अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के युद्ध और बाह्य आक्रमण में 20 और 21 को आप स्थगित नहीं करेंगे, बाकी सब मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अगर अधिकतम 24 घंटे के अंदर भीतर गिरफ्तार करके, मतलब जो अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। कोई निकटतम आपकी है तो वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कचहरी ये सब होती हैं वहाँ पे। परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं, याद रखिएगा। मैंडेमस कभी ये पूछ लेता है परमादेश मैंडेमस, इसकी हिंदी न पूछ के इसकी इंग्लिश पूछ लेता है, तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश द्वारा उच्चतम न्यायालय, निचले न्यायालय और सरकारी अधिकारियों को आदेश देता है कि वे अनिवार्य एवं विशुद्ध रूप से अपने पद के कर्तव्य का सही ढंग से पालन करें। निचले न्यायालय और सरकारी, जो निचले न्यायालय होते हैं जैसे कचहरी होती है, कमिश्नरी होती हैं, वहाँ उच्च न्यायालय इस आदेश देता है, और सरकारी अधिकारियों जो ऑफिसर होते हैं सरकारी को आदेश देता है कि वे अपने अनिवार्य या विशुद्ध रूप से अपने पद के कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवा भारती बनाम केरल 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब अभिनिर्धारित किया कि संसद के किसी भी अधिनियम को मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है चौथा स्टेट यानी चतुर्थ स्तंभ क्या है? प्रेस है, मीडिया है। चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया यानी कि माना गया है। अब ये जितनी भी आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि बिना याद किए काम नहीं चलेगा। आप इसको किसी भी तरह चाहे एक ट्रिक बना के कैसे भी याद कर लीजिए। अनुच्छेद 12 भाग 3 के मूल अधिकार के आर्टिकल। अनुच्छेद 12 परिभाषा और अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14
विधि के समझ समता, ये देखिए ये मूल अधिकार। अब ये समता का अधिकार है। समता कभी कभी ये पूछ लेता है समता का अधिकार, तो 14, 15, 16, 17, 18 समता के अधिकार। तो 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो ये है 19 से 22 तक। तो 19 आर्टिकल 19 देखता हूँ, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं। तो 23 में आता है मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध। और आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 जो है अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक। और आर्टिकल 26 कहती है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक। अब आइए आर्टिकल 27 ये कहती किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहती कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फिर आता है, अब ये आपने देख लिया कि धर्म की स्वतंत्रता की बात कही कि धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धर्म की स्वतंत्रता कितने आर्टिकल मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो 25 से 28 तक है, याद रखिएगा। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और ये है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान की आत्मा है, इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कभी कभी ये पूछ लेता है कि आर्टिकल 32 एक मूल अधिकार है, तो आप बताएंगे यस, ये एक मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 32 में देखते हैं, इसमें कह रहा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तनीय कराने के लिए उपचार। आर्टिकल 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संस्कृत की शक्ति। और आर्टिकल 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त हैं तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। तो आज मैंने आपको एक मूल अधिकार का पूरा चैप्टर पढ़ाया, एक आपको संविधान की प्रस्तावना पूरा वो पढ़ाया, 2 चैप्टर मैंने ख़त्म किया। और इसको आप बार बार देखिए, आप इसको बार बार देखिए और इसका बार बार रिवीजन करिए, आपको एक एक क्वेश्चन रह जाएगा। मैं इस सीरीज़ को इसीलिए लाया हूँ कि आप
कुछ लोग होते हैं कि उनके पास बुक नहीं होती है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। और आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको पूरा धीरे धीरे पूरी संविधान याद हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। तो चलिए आप इसको बार बार देखिए। मैं अगले अगले क्लास में राज्य के निदेशक दत्त, जिसे हम DPSP कहते हैं, और भी जो चैप्टर होंगे मैं जितना हो सके लेके आऊँगा। तब तक आप इसका रिवीजन करिए। और एक चीज़, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी नोटिफिकेशन, मतलब जो भी चीज़ पढ़ाऊँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप उसको अच्छे से पढ़ सके, इंजॉय से अच्छे से पढ़ सके उसको। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी लोगों का JK एकेडमी में